जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, पॉलिटी के सब्जेक्ट में हम जो है बड़ी ही मेहनत ऊर्जा के साथ इस सिलेबस को धीरे धीरे ख़त्म करने की ओर अग्रसर हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। और उस तरफ एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास को भी हम मौर्य साम्राज्य के अंतिम की ओर पहुंच चुके हैं। और अगर अभी आपने वीडियोज को नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अपने नोट्स को मैं हमेशा कहता हूं कि अपने हाथों से तैयार करिए, दोहराते चलिए, समझते चलिए। देखिए, रटने से कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। आप रटने के चक्कर में पड़ेंगे, आप परेशान होकर ज़िंदगी में रह जाएंगे। आप चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, या चाहे जिस सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हों, आप किसी सब्जेक्ट को उठाइए और उसे घोल के पी जाइए एक बार। इस तरह से उसे समझ के ख़त्म कर दीजिए कि आपके दिमाग में वह सब्जेक्ट भ्रमण करना शुरू कर दे, ना कि आपके कापियों में वह दबी रह जाए। आप गलती यही करते हैं कि आप अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं, जब कोई पेपर पढ़ता है तो उसे निकालते हैं, दोहराने लगते हैं, और पेपर खत्म होने के बाद फिर बंद करके रख देते हैं। फिर नया पेपर आता है, फिर वही प्रक्रिया करते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती है साथियों। आप किसी एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसे एक एक टॉपिक को इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपके मन में वह गूंथ जाए और इस प्रकार से फिट हो जाए कि कभी आपको उसके सब्जेक्ट्स को फिर से खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। चाहे जो एग्जाम आए, आपके दिमाग में वह सब्जेक्ट बैठा रहे। एक दो टॉपिक जो आप बस भूलते रहें, उसे आप फिर से देख लें रिवीजन के लिए। इस तरह की पढ़ाई अगर आप कर सकते हैं तभी आप जो है योग्य हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई करने के लिए साथियों। तो अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाइए और अपने नोट्स मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हाथों से तैयार करिए। और एक मोटिवेशनल पंक्ति आज मुझे याद आ रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। तो साथियों, कोई व्यक्ति होता है जो बड़े प्रेरणात्मक महानुभूत के जो है पद चिन्हों पर चलता है, और कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि खुद के पद चिन्ह तैयार करके इस धरती से जाते हैं, और वही लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में पूजे जाते हैं। तो यह आपको तय करना है कि आप पीछे चलने वाले हैं या पीछे चलवाने वाले हैं। तो अपनी इस ऊर्जा के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को साथियों। हम इसमें जो है देख रहे थे संविधान राज्यों के कर निर्धारण पर जो शक्ति पर जो पाबंदियां लगाई थी उस पर हम जो है जानकारी ले रहे थे। तो उसी को हमने 3 पॉइंट उसके बताए थे और उसी को आज हम जो है चौथे पॉइंट से कंटिन्यू करने वाले हैं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो चौथा जो उसका पॉइंट रहा है हमारे बीच, राज्य विधानमंडल किसी अंतरराज्य नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी साथियों। उसके बाद आगे बात करते हैं अब हम कर राजस्व का वितरण। कर राजस्व के वितरण की अगर हम बात करें तो 80वें संशोधन अधिनियम 2000 व 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा केंद्र राज्य के बीच एक राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। तो इस परिवर्तन को समझते हैं कि 80वें संशोधन सन 2000 और 101वें संशोधन 2016 में जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है कर वितरण के लिए क्या परिवर्तन किए गए। 80वां संशोधन 110वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। सिफारिश थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। अर्थात 10वां वित्त आयोग जब बना तो उसने सिफारिश की कि कुछ जो कराधान है उसके जो आय है उसका 29% भाग राज्य को मिलना चाहिए, और इसी को लागू करने के लिए संविधान में 80वां संशोधन किया गया जो कि सन 2000 में किया गया। तो पॉइंट को क्लियर रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वित्त आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिए 80वां संशोधन हुआ। ऐसे करके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आगे साथियों बात करें तो 101वें संशोधन ने देश में करारोपण व कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की है, वस्तु व सेवा कर, जिसे जीएसटी के रूप में आज हम देखते हैं। यह 101वें संशोधन के द्वारा देश में हमें देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा साथियों इससे। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो केंद्र द्वारा उद्गृहित व राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित कर अनुच्छेद 268 के अनुसार इसे अगर हम देखें तो इस श्रेणी में विनिमय पत्रों, चेकों, वादा नोटों, नीतियों, बीमा व शेयरों व अन्य के अंतरण पर लगाने वाला स्टाम्प शुल्क आता है। किसी राज्य से उगाही की गई इन शुल्कों की प्राप्तियों भारत की समेकत निधि का भाग नहीं है, बल्कि उसी राज्य को दी जाती है। अर्थात साथियों, अगर किसी राज्य से उगाही की गई शुल्क प्राप्तियां इन उपरोक्त जितने भी बातें हैं, अगर इनसे शुल्क वसूले जाते हैं तो यह सब जो है केंद्र सरकार की प्राप्तियों में नहीं जाएंगे, बल्कि राज्य सरकार की निधि में डाल दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। आगे अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा उसका भाग है, संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 269 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यानी इसमें संघ द्वारा उद्गृहित होगा एवं संग्रहित होगा किंतु राज्यों को दे दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, समाचार पत्र को छोड़कर, यानी कि जो है अंतर्राज्यीय व्यापार यानी राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी कर होंगे वह लेगा तो केंद्र, लगाएगा केंद्र, किंतु दे देगा राज्य को। माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पोषण से संबंधित कर, इन करों से प्राप्तियां संसद द्वारा नियमानुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। तो समझ लीजिएगा इस चीज को साथियों। आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम तीसरे कर की बात करें जो कि केंद्र और राज्य के मध्य हमें देखने को मिलता है। तो वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य, अनुच्छेद 269 क के दौरान हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या प्रावधान है साथियों कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की उगाही और संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन यह कर केंद्र व राज्य के बीच उसी प्रकार बांट दिया जाता है जैसा कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसाओं पर संसद निर्धारित करती है। अर्थात साथियों, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जितने भी वस्तु कर लगाए जाते हैं उनसे जितने भी हमें उगाही यानी कि पैसे प्राप्त होते हैं वह केंद्र और राज्य के मध्य जो है जीएसटी काउंसिल संसद को जो अनुशंसा प्रदान करती है कि इसी आधार पर बांटा जाए, संसद उसी अनुरूप जो है आदेश पारित करके केंद्र और राज्य के मध्य बांट देती है। आगे साथियों बात करते हैं अगला जो हमारा उसका प्रकार है कर बांटने का राज्य और केंद्र के मध्य। संघ द्वारा उद्गृहित व संग्रहित किए जाने वाले व केंद्र व राज्यों के बीच बांटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 270 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 268, 269, 269 क में उल्लिखित कर आते हैं। यानी उपरोक्त अब हमने जितने कर देखे वो सब इसके अंदर समाहित हैं। अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर पर अधिभार, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई से इन करों की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा साथियों। अगला जो हमारा इसका प्रकार आता है कर बांटने का। कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार अनुच्छेद 271 के अंतर्गत देखने को मिलता है। संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय व तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 व 70 में उल्लिखित अधिभार लगा सकता है, में सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता, तथापि वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी इस अधिभार से मुक्त है। यानी साथियों, संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित जितने भी द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो है इन पर अधिभार लगा सकता है, और ये जो कर हैं वो सीधे जो है केंद्र को प्राप्त हो जाते हैं, राज्य का इसमें हिस्सा नहीं बढ़ता है साथियों। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे अब हम बात करते हैं जो अगला हमारा कर बांटने का प्रकार है, राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित व उपभोग किए जाने वाले कर।
यानी ये पूर्णतया राज्यों के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। इनकी संख्या 18 है। यानी 18 ऐसे कर हैं जो कि राज्य ही लगाता है, राज्य ही वसूलता है और राज्य ही उपभोग करता है, उसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं रह जाता है साथियों। तो इस चीज़ को ध्यान बनाए रखिए। आगे अब हम बात करते हैं राज्यों के लिए अनुदान की। तो राज्यों को जो अनुदान प्राप्त होते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है विधिक अनुदान का। अनुच्छेद 275 संसद को यह अधिकार देता है कि वह आवश्यकता पर राज्यों को अनुदान देकर मदद करे। वित्त आयोग की अनुशंसा पर, यानी वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो है संसद आवश्यकता पर राज्य को अनुदान प्रदान करेगा। दूसरा जो प्रकार है अनुदान का, विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 282 संघ व राज्य दोनों को यह अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित करें। राज्यों को वित्तीय सहायता देने व किसी राष्ट्रीय योजना को रेस करने की मंशा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे साथियों अब हम बात करते हैं राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्न विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे। ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। तीसरा, ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करे। तो ये सब साथियों राज्यों के हित के संरक्षण के लिए संसद के पास की शक्तियां हैं। और इसी के साथ हमारी राज्य और केंद्र के मध्य जो कर का बंटवारा था वह खत्म होता है साथियों। और आज का वीडियो भी हम इसी के साथ खत्म कर देते हैं, क्योंकि कल हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो को शुरू कर देंगे। संविधान के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। आप अपने तैयारी को बेहतरीन आयाम देने के लिए अपने नोट्स तैयार करते चलिए, समझते चलिए। और अगर प्रीवियस वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आगे की वीडियो को समझ में आने में आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। तो मिलते हैं साथियों कल नए वीडियो में, नए क्लास में, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ, लगे रहिए देश सेवा में। जय हिंद साथियों, जय भारत।